13 अप्रैल साल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने हजारों मासूम निहत्थे हिंदुस्तानियों पर लगातार 1600 राउंड गोलियां चलवाई। एक ऐसी घटना जिसने हमेशा के लिए गोरे अंग्रेजों के चरित्र पर काला दाग लगा दिया। यही नहीं, उन लोगों के भागने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए सिवाय मौत के। उनके पास कोई रास्ता नहीं था वहां से निकलकर भागने का। आगे जाकर क्रांतिकारी उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश देने वाले माइकल ओडवायर को गोली मार दी और इस हत्याकांड का बदला ले लिया। लेकिन ये सवाल फिर खड़ा हुआ कि क्या सच में मरने वाला वही व्यक्ति था जिसने उस बाग में गोली चलाने का आदेश दिया? आखिर क्या है इस हत्याकांड के पीछे की क्रूर सच्चाई? वो कौन से सरकमस्टेंस थे जो इस घटना के लिए जिम्मेदार थे? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दिल दहला देने वाली इस घटना की एक सच्ची घटना। हमारे साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा ताकि आज की जनरेशन भी जान पाए कि आजादी उतनी भी सस्ती नहीं जितनी आसानी से आज हम इसे एंजॉय कर रहे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की भूमिका उस समय बननी शुरू हुई जब अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लगाया। रॉलेट एक्ट के इस कानून के मुताबिक अंग्रेज बिना किसी जांच पड़ताल और मुकदमे किए बिना जब चाहे किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे और देश भर में इस एक्ट का विरोध शुरू हुआ। वो तारीख थी 10 अप्रैल। रॉलेट एक्ट का विरोध चल रहा था और अंग्रेजों ने इस एक्ट का विरोध करने के लिए सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। रॉलेट एक्ट को उस समय का काला कानून कहा गया था। इस कानून का विरोध महात्मा गांधी ने भी किया था और इसके पास होते ही पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी ने आग में घी डालने का काम किया। जनता का आक्रोश अपने उफान पर था, लेकिन तूफान से पहले वाली शांति छा गई। लोगों ने एक बड़ी विरोध परिदर्शन करने के लिए 13 अप्रैल को सुबह जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा करने का निर्णय लिया। सारे के सारे लोग इकट्ठा होते, वहां पर रॉलेट एक्ट का विरोध होता। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल को होने वाली इस रैली की खबर जनरल डायर को पता चल गई। 13 अप्रैल पंजाब में बैसाखी का दिन था। वैसे भी पंजाब में बैसाखी बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती थी। लोग एक तरफ बैसाखी की जश्न मना रहे थे और लोगों से मिल रहे थे और दूसरी तरफ इस सभा की तैयारी चल रही थी। लेकिन जनरल डायर ने इस सभा के खिलाफ पहले से ही तैयारी कर ली थी। उसने 12 अप्रैल को ही अतिरिक्त सैनिक टुकड़ी बुलाकर अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली। सुबह का वक्त था। लोग बैसाखी के त्योहार के चलते खुशियां मना रहे थे और अपनों से मेल मिलाप करने के बाद लगभग 10,000 लोग जलियांवाला बाग में आम सभा के लिए इकट्ठे हुए। इधर जनरल डायर भी अपनी पूरी सैनिक टुकड़ी लेकर जलियांवाला बाग की तरफ चला गया। जलियांवाला बाग में भीतर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। लोगों की शहर सभा हो चुकी थी और उन्हें मालूम भी नहीं था कि कब जनरल डायर अपनी पूरी की पूरी सैनिक टुकड़ी लेकर अंदर दाखिल हुआ और उसने जलियांवाला बाग के दरवाजे पर तोप रखकर उसे बंद कर दिया। इसके बाद सैनिकों के पोजीशन लेने के बाद जनरल डायर ने सीधे लोगों पर फायर करने का आदेश दे दिया। बिना किसी चेतावनी के, बिना एक शब्द बोले जनरल डायर का आदेश का पालन करते हुए सैनिकों ने अपने अपने बंदूक का मुंह खोल दिया और लगातार लोगों पर गोलियां बरसाने लगे। जवानों ने इस दौरान लगभग 10 मिनट में 1600 राउंड फायर किए। लोगों को ना संभलने का मौका मिला और ना ही बचकर भागने का, क्योंकि उस बाग में सिर्फ एक ही रास्ता था निकलने का, जिस पर जनरल डायर ने तोप खड़ी कर रखी थी। जवान बिना रुके लगातार फायरिंग कर रहे थे। जनरल डायर ने आदेश ही कुछ ऐसा दिया था। फायरिंग केवल बंदूक में गोली लोड करने के दौरान ही धीमी पड़ती थी, वरना यहाँ मौजूद जवान लगातार लोगों पर फायर कर रहे थे। लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहाँ मौजूद महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगे। लोगों ने वहाँ मौजूद कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ लोग दीवार फांक कर भाग जाना चाहते थे, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। जनरल डायर के सैनिकों ने हर किसी को चुन चुनकर मारने की कसम खा रखी थी। बाग के जिस कुएं में लोग कूदकर
अपनी जान बचाना चाह रहे थे उसमें से 120 इंसानों की लाश निकाली गई। वह कुआं कूद कर मरने वाले लोगों के खून से भर गया। कुएं को आज भी खूनी कुएं के नाम से जाना जाता है। और इतना ही नहीं, इस बाग के दीवारों पर आज भी उस समय के गोलियों के निशान मौजूद है। लगातार 10 मिनट तक हुई इस अंधाधुंध फायरिंग के बाद जनरल डायर हंसता हुआ वहां से बाहर चला गया। इतना ही नहीं, अमृतसर के सड़कों पर जो भी भारतीय उसे नजर आता उसे भी गोली मार देता। मरने वालों को अपनी तोप के पीछे रस्सी से बांधकर घसीटता हुआ ले जाया गया। इस हत्याकांड के बाद अंग्रेज सरकार ने मरने वाले लोगों के आंकड़े जारी किए। उन आंकड़ों के मुताबिक इस फायरिंग में 379 लोगों की जान गई, लेकिन मरने वालों की असल संख्या कुछ और ही थी। 1000 से 1500 लोग मारे गए और लगभग 1200 लोग घायल हुए, जिसमें 192 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। चारों तरफ इस घटना की निंदा होने लगी और इस घटना की जांच का जिम्मा लेफ्टिनेंट माइकल ओडवायर को दे दिया गया। और फिर इस मुकदमे का फैसला हुआ। गोली चलाने वाले जनरल डायर ने अपनी सफाई में कहा कि गोली चलाना उसकी मजबूरी बन गई थी। उसने अपने कर्तव्य का पालन किया। अगर वो गोली नहीं चलाता तो वहाँ मौजूद भीड़ उसे ही मार देती। लेफ्टिनेंट माइकल ओडवायर, जो कि इस मामले की जांच कर रहे थे, वो जनरल डायर के इस जवाब से संतुष्ट हुए। आगे चलकर इस मामले की जांच लाहौर के हंटर कमिश्नर के द्वारा की गई। फाइनली इस मामले में जनरल डायर को सही माना गया और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे प्रमोशन दिया। लेकिन इसके साथ ही फाइनल रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जनरल डायर अब कभी इंडिया नहीं जाएगा और उन्हें ब्रिटेन में रहकर ही सर्विस करनी पड़ेगी। इस हत्याकांड के दौरान सरदार उधम सिंह जलियांवाला बाग में ही मौजूद था। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि इतनी गोलियां चलने के बावजूद भी वो बच गया। लेकिन उन्होंने कसम खाई थी कि वो इस हत्याकांड का बदला जरूर लेगा। लेकिन इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी जनरल डायर की साल 1927 में एक बीमारी के चलते मौत हो गई थी। लेकिन इस मामले की जांच करने वाला लेफ्टिनेंट माइकल ओडवायर अभी भी जिंदा था। इधर उधम सिंह प्रतिशोध की आग में जल रहे थे। वो एक गरीब परिवार से थे। उन्होंने एक गदर पार्टी ज्वाइन की। उनके सिर से माता पिता का साथ पहले ही उठ चुका था, लेकिन उनका लक्ष्य तो माइकल ओडवायर था, जो कि लंदन में था। जैसे ही ये जानकारी उन्हें मिली, वो लंदन जाने का जुगाड़ करने लगे। उन्होंने बढ़ी का काम करना शुरू किया और कुछ पैसे इकट्ठा करने लगे। पैसे इकट्ठा करके वो अमेरिका गए। अमेरिका के बाद वहाँ से वो लंदन पहुँच गए। लंदन में वो एक रेस्टोरेंट में काम करने लगे। रेस्टोरेंट में काम करते हुए पैसे जमा कर रहे थे ताकि एक पिस्टल खरीद सके। इतना सब काम करने के चक्कर में उधम सिंह को पूरे 21 साल लग गए। आखिरकार फाइनली वो समय आ गया जब उधम सिंह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे। साल 1940 में लंदन के क्रैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की मीटिंग होनी थी। इस मीटिंग में माइकल ओडवायर भी पहुंचा था और उधम सिंह एक किताब में बंदूक रख कर ले गए थे। दरअसल किताब के पन्नों को उन्होंने बंदूक की आकृति के बीच से काट लिया था और उन्हीं के बीच बंदूक को छुपा कर ले गए थे। और वहाँ पर उधम सिंह माइकल ओडवायर के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही माइकल ओडवायर स्टेज पर आया, उधम सिंह ने 3 गोलियां उनके सीने में उतार दी। वो वहाँ से भागे नहीं बल्कि खड़े हुए और उन्होंने कहा कि 21 साल बाद जलियांवाला हत्याकांड का बदला ले लिया। उधम सिंह ने वहाँ अपनी गिरफ्तारी दे दी। इसके बाद 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। यहाँ ये बात ध्यान देने लायक है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो 2 अंग्रेज अफसर जुड़े हुए थे, उनके नाम काफी मिलते जुलते थे। जिनमें से जो एक असली गुनहगार था, वो पहले ही अपनी बीमारी के चलते मारा गया, जबकि जिसने गुनहगार को जांच के दौरान बचाया, उसे अमर शहीद सरदार उधम सिंह ने मार दिया। हमारी आजादी के लड़ाई में अनगिनत शहीदों ने अपनी जान की आहुति दी है। ये आजादी हमें बड़ी ही मुश्किल से मिली है। अब ये हमारा फर्ज है कि हम इस आजादी को हमेशा बनाए रखें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे।